जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप 70 बीपीएससी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार कंप्लीट सिलेबस को एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है, परफेक्शन आईएएस का जो 90 डेज का प्लानर है उसे भी हम लोग रिविजन कर रहे हैं। प्लेलिस्ट बना है, रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करेंट कंसेप्ट एड्यूटेरिया का। इसमें आपको सभी पेपर का निचोड़ दिया गया है, सभी न्यूज़पेपर का निचोड़। अगर न्यूज़पेपर नहीं भी फॉलो किए हैं तो इसे करने के बाद आपको करेंट अफेयर्स के प्रश्न तो गलत नहीं होंगे। इसके और पार्ट अपलोड हो चुके हैं, मई, जून, अप्रैल, मार्च सभी हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बना है, आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग रिवीजन करने वाले हैं बिहार स्पेशल करेंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी करेंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं 16 से लेकर 31 जनवरी तक। ठीक है, 16 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक के करेंट अफेयर्स एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए टाइम को बिना बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक वाहन एक फास्टैग, सोर्स है द हिंदू। डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल का शुभारंभ किया गया है। प्रश्न बन सकता है कि एक वाहन एक फास्टैग की पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एनएचएआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुख्य बिंदु क्या है डिटेल में समझते हैं। देखिए, इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एकल फास्टैग का उपयोग करने या किसी विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग को जोड़ने के उपयोगकर्ता व्यवहार को हतोत्साहित करता है। ठीक है, एनएचएआई फास्टैग उपयोगकर्ताओं को आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार केवाईसी अपडेट करके अपने नवीनतम फास्टैग की केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है। एनएचएआई ने गैंगिंग उपयोगकर्ताओं को निष्क्रियता से बचने के लिए 31 जनवरी के अंत तक ग्राहक को केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने का सुझाव दिया है। फास्टैग क्या है? यह एक उपकरण है जो वाहन के चलते समय सीधे टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करता है। यह वाहन की विंड स्क्रीन पर चिपकाया जाता है और ग्राहक को किसी भी टोल भुगतान के लिए रुके बिना टोल प्लाजा के माध्यम से गाड़ी चलाने में सक्षम बनाता है। ठीक है, टोल किराया सीधे ग्राहक के लिंक्ड खाते से काट लिया जाता है। टैग जारी होने की तारीख से 5 वर्ष के लिए वैध है, जो 7 अलग अलग रंग कोड में आता है। इस प्रणाली की शुरुआत 2014 में अहमदाबाद और मुंबई के बीच स्वर्णिम चतुर्भुज पर एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया गया था। इसे अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है एक वाहन एक फास्टैग पहल का उद्देश्य की बात करें तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन सिस्टम की दक्षता को बढ़ाना, टोल प्लाज्मा पर अनावश्यक देरी से बचना है। ठीक है, टाइम की बचत करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क पीआईबी स्रोत है। महाराष्ट्र के प्रिंस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया है, जो रात की आकाश यानी कि नाइट स्काई को प्रकाश प्रदूषण से रोकता है। प्रमुख बिंदु क्या है डिटेल में समझते हैं। देखिए, डार्क स्काई पार्क एक पार्क या वेधशाला के आसपास का क्षेत्र है जो कृत्रिम लाइट प्रदूषण को प्रतिबंधित करता है। डार्क स्काई पार्क का उद्देश्य आमतौर पर खगोल विज्ञान को बढ़ावा देता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से आप शांत जगह पर बैठ जाइए और सुनते जाइए, करेंट अफेयर्स का डर खत्म हो जाएगा अगर कंप्लीट इस सीरीज को रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, यहीं से सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पेंच नेशनल पार्क में विभिन्न गांवों में 100 से अधिक स्ट्रीट और सामुदायिक लाइटों को नीचे की ओर वाली लाइटों से बदल दिया है, जिससे रात के आकाश पर उनका प्रभाव कम हो गया है। ठीक है, यह प्रमाणन इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है लाइट प्रदूषण, रात में कृत्रिम प्रकाश क्या है डिटेल में समझते हैं। देखिए, लाइट प्रदूषण अवांछित या अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश से संबंधित है जो प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। यह वन्य जीवों के प्राकृतिक पैटर्न को बाधित करता है, वातावरण में CO2 की मात्रा को बढ़ाता है तथा कृत्रिम प्रकाश के कारण रात में आकाश में तारे अस्पष्ट हो जाते हैं।
पेंच टाइगर रिजर्व डिटेल में समझते हैं। देखिए, यहाँ से आपका स्टैटिक भी कवर होते जाएगा करंट के साथ साथ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। यह रिजर्व मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसका नाम पेंच नदी के नाम पर रखा गया है। पेंच टाइगर रिजर्व का क्षेत्र और आसपास का क्षेत्र रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध 10 जंगल बुक की वास्तविक कहानी वाला क्षेत्र है। ठीक है। जीव जंतु यहाँ बड़ी संख्या में गौर भारतीय बाइसन, सांभर, बार्किंग डियर, चौसिंघा, सिक्कारा और जंगली सुअर पाए जाते हैं। वनस्पति की बात करें तो यहाँ शुष्क पर्णपाती वन और वनस्पति पाई जाती हैं, जिसमें महुआ, प्लास, सागौन प्रमुख है। तो देखिए, यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यूपीएससी में प्रश्न इस तरह का पूछा गया है, दे देगा यहाँ की विशेषताएं और पूछ देगा कि ये किस कहाँ की विशेषताएं हैं। ठीक है, किस जगह की विशेषताएं हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पर्णपाती वन और वनस्पति आदि पाई जाती हैं। महुआ, प्लास, सागौन ये किसकी विशेषताएं हैं? पेंच टाइगर रिजर्व की। भारतीय खगोलीय वेधशाला, देखिए IAO एक ऊंचाई वाला खगोल विज्ञान स्टेशन है जो लद्दाख के हानले में अवस्थित है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा संचालित भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व है। नेक्स्ट है जापान का चंद्रयान मिशन SLIM स्लिम। स्रोत हैं द इंडियन एक्सप्रेस, डिटेल में समझते हैं। देखिए, हाल ही में जापान ने चंद्रमा की सतह पर स्लिम नामक एक अंतरिक्ष यान उतारा, जो सोवियत संघ, अमेरिका, चीन और भारत के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बन गया है। ठीक है, भारत चौथे नंबर पर है और जापान 5वें नंबर पर है। चंद्रमा की जांच के लिए स्मार्ट लैंडर, डिटेल में समझते हैं। स्लिम को जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जाक्सा द्वारा सितंबर 2023 में तनेगाशिमा स्पेसपोर्ट से HIIA रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य 100 मीटर के भीतर सटीक लैंडिंग का प्रदर्शन करना है। ठीक है, मिशन का उद्देश्य गहरे अंतरिक्ष से आने वाली एक्सरे का निरीक्षण करना और अभूतपूर्व सटीकता के साथ उनकी तरंग दैर्ध्य की पहचान करना है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की पहली स्वदेशी हेपेटाइटिस A वैक्सीन लॉन्च। द इंडियन एक्सप्रेस स्रोत हैं, डिटेल में समझते हैं। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस A वैक्सीन हेविसियोर लॉन्च किया है। हेविसियोर वैक्सीन, डिटेल में समझते हैं। देखिए, यह 2 खुराक वाला टीका है, जिसमें पहली खुराक 12 माह से अधिक उम्र में दी जाती है और दूसरी खुराक पहली खुराक से कम 6 माह बाद दी जाती है। वैक्सीन की सिफारिश उन व्यक्तियों के लिए भी है की जाती हैं जो उच्च हेपेटाइटिस A प्रसार वाले क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस A देखते हैं। यह एक वायरल संक्रमण है। हेपेटाइटिस A वायरस दूषित भोजन और पानी के सेवन या किसी संक्रामक व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। कैसे फैलता है, ध्यान रखिएगा। हेपेटाइटिस A वायरस दूषित भोजन और पानी के सेवन या किसी संक्रामक व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। इसके लक्षण हैं बुखार, पेट की परेशानी, गहरे रंग की पेशाब और पीलिया। सरकारी पहल वर्ष 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को समाप्त करने का लक्ष्य है। लक्ष्य ध्यान रखिएगा 2030 से हेपेटाइटिस A को समाप्त करने का। नेक्स्ट बात करते हैं निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण। स्रोत हैं द हिंदू, डिटेल में समझते हैं। देखिए, ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक निपाह वायरस के लिए मानव निपाह वायरस वैक्सीन का पहला परीक्षण शुरू किया गया है। निपाह वायरस वैक्सीन ये चैडविक्स निपाह वी ट्रायल में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के नेतृत्व में अगले 18 महीनों की अवधि के लिए 18 से 35 वर्ष की आयु के 51 लोग शामिल होंगे। वायरल वेक्टर आधारित टीके वे रोग पैदा करने वाले वायरस से कोशिकाओं में एंटीजन बनाने के निर्देश की तस्करी करने के लिए एक हानि रहित वायरस का उपयोग करते हैं, जिससे इसके खिलाफ सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। ठीक है, वायरल वेक्टर आधारित टीके क्या होते हैं, तो ये रोग पैदा करने वाले वायरस से कोशिकाओं में एंटीजन बनाने के निर्देशों की तस्करी करने के लिए एक हानि रहित वायरस का उपयोग करते हैं, जिससे उनके खिलाफ सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट बात करते हैं निपाह वायरस, डिटेल में समझते हैं। यह पैरामाइक्सो वायरल के परिवार से संबंधित है। इसकी सर्वप्रथम पहचान 1998 में मलेरिया और सिंगापुर में सुअर पालकों के विष प्रकोप के रूप में फैली थी। ठीक है, टायरोपोडिडे परिवार के फल चमगादड़ वायरस के प्राकृतिक वाहन के रूप में कार्य करते हैं। यह प्रकृति में
जूनोटिक जानवरों से मनुष्य में फैलता है। ठीक है, यह प्रकृति से जूनोटिक जानवरों से मनुष्य के शरीर में फैलता है। वन्य जीव व्यापार के नियमों में संशोधन डिटेल में समझते हैं। स्रोत है द हिंदू। देखिए, भारत ने हाल ही में अपने वन्य जीव व्यापार नियमों को संशोधित किया है, जो आखिरी बार 1983 में अद्यतन किया गया। सरकार ने वन्य जीव संरक्षण लाइसेंसिंग विचार हेतु अतिरिक्त मामले नियम 2024 के तहत कुछ प्रजातियों को उनके वन्यजीव व्यापार के लिए लाइसेंस की प्रक्रिया से बाहर करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। ठीक है, नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख बिंदु की बात करें तो नए नियम बंदी जानवरों, सांप के जहर, जानवर तस्करी और मृत जानवरों से संबंधित लाइसेंसिंग मुद्दों में दिशा निर्देश निर्धारित करते हैं। नए दिशा निर्देश क्या है, डिटेल में समझते हैं। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध जंगली जानवरों के व्यापार के लिए केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के अलावा कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अनुसूची 2 की बात करें तो केंद्र सरकार ने अनुसूची 2 में सम्मिलित प्रजातियों पर से प्रतिबंध हटा दिया है। वर्ष 1983 का नियम है। इसने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सूची 1 या अनुसूची 2 के भाग 2 के तहत वर्गीकृत जंगली जानवरों के व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 डिटेल में समझते हैं। देखिए, यह जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों की सुरक्षा, उनके आवासों के प्रबंधन, जंगली जानवरों, पौधों तथा उनसे बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। अनुसूची 1 की बात करें तो इसमें जीवों की वे प्रजातियां शामिल हैं जो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं तथा गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं, जैसे चिंकारा, भारतीय चिंकारा। अनुसूची 2 में कम स्तर की सुरक्षा के अधीन वन्य प्रजातियां जैसे नीलगाय, चीतीदार, हिरण, चीतल और भारतीय हाथी, ठीक है, ये कम संकटग्रस्त हैं। नए नियमों को लेकर चिंताएं क्या हैं, देखिए, अनुसूची 2 प्रजातियों का बहिष्कार। अनुसूची 2 में शामिल प्रजातियों को लाइसेंसिंग प्रतिबंधों से उनका बहिष्कार उन्हें मिलने वाले सुरक्षा के स्तर के बारे में चिंता पैदा करता है। आगे की राह क्या है, डिटेल में समझते हैं। देखिए, अनुसूची 2 की प्रजातियों के बहिष्कार एवं प्रजातियों के चयन के मानदंडों के लिए एक अस्पष्ट तथा तर्कसंगत स्पष्टीकरण प्रदान करता है। वन्य जीव व्यापार कानूनों तथा विनियमनों के परिवर्तन एवं अनुपालन को सुदृढ़ करना। ठीक है, नेक्स्ट है वार्षिक असमानता रिपोर्ट 2024 ऑक्सफैम के द्वारा ये जारी किया गया है। सोर्स है द इंडियन एक्सप्रेस, डिटेल में समझते हैं। हाल ही में दावोस स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 100वां वार्षिक बैठक में ऑक्सफैम की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। क्या है मुख्य बिंदु, डिटेल में समझते हैं। देखिए, पूरे विश्व में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ी है। दुनिया के 5 सबसे अमीर व्यक्तियों की संयुक्त संपत्ति 13 वर्षों में दोगुनी बढ़ी है, जो 4 साल में कई बड़े देश के जीडीपी वृद्धि से ज़्यादा है। ठीक है, कोविड-19 के कारण 90% लोगों की आय में गिरावट हुई है। वैश्विक आबादी का सिर्फ 21% प्रतिनिधित्व करने के बावजूद ग्लोबल नॉर्थ के अमीर देशों के पास 69% वैश्विक संपत्ति है। ठीक है, विश्व के 74% अरबपतियों की संपत्ति ग्लोबल नॉर्थ में है। अगले 229 साल तक दुनिया से गरीबी नहीं मिटाई जा सकती है। ठीक है, 229 साल तक, ठीक है, बहुत ही लंबा आंकड़ा है। 229 साल तक मतलब कि इससे पहले तो गरीबी मिटाई ही नहीं जा सकती है, बाद में है। पुंगनुर गाय, डिटेल में समझते हैं। द हिंदू स्रोत है। देखिए, ये प्रधानमंत्री के कारण चर्चा में था, तो इसे एग्जाम का पार्ट बन सकता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री को नई दिल्ली में अपने आवास पर कई पुंगनुर गायों को अपने हाथ से चारा खिलाते देखा गया है। पुंगनुर गाय क्या है, डिटेल में समझते हैं। देखिए, पुंगनुर गाय आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुंगनुर गांव में मूल रूप से पाया जाता है। मूल स्थान है पुंगनुर जिला, आंध्र प्रदेश का। ये गाय असाधारण रूप से छोटी होती हैं, जिनकी ऊंचाई केवल 70 से लेकर 90 सेंटीमीटर होती है और औसत 115 से 200 किलोग्राम तक होता है। ठीक है, इसे दुनिया का सबसे छोटा कुब्बड़ वाला मवेशी माना जाता है। 2019 में आयोजित विश्व पशुधन जनगणना के अनुसार पुंगनुर गाय की कुल संख्या 13,275 दर्ज की गई है। ठीक है, महत्व की बात करें तो डिटेल में समझते हैं। देखिए, पुंगनुर गाय अपने सुदृढ़ दुग्ध उत्पादन के लिए पहचानी जाती हैं, जो प्रतिदिन 3 से लेकर 5 लीटर दूध देती हैं। आंध्र प्रदेश के कई मंदिर, जिनमें प्रसिद्ध तिरुपति थिरुमाला मंदिर शामिल हैं, क्षीरभिषेकम देवताओं को दूध चढ़ाने के लिए पुंगनुर गायों को दूध का उपयोग करते हैं। इनकी दूध ओमेगा फैटी एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है। पुंगनुर गायों को
पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, जिन्हें संकर नस्लों की तुलना में कम चारा, कम पानी और कम जगह की आवश्यकता होती है। ठीक है, चिंताएं क्या हैं? उच्च दूध उत्पादन के लिए संकर मवेशियों की ओर रुझान के कारण पुंगनुर मवेशी के विलुप्त होने का सामना करना पड़ रहा है। संरक्षण के उपाय हैं। मिशन पुंगनुर 2020 में आंध्र प्रदेश सरकार ने IVF तकनीक का उपयोग करके मवेशी की आबादी को बढ़ावा देने के लिए मिशन पुंगनुर शुरू किया था। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र, देखिए दक्षिण क्षेत्र के लिए आंध्र प्रदेश में चिंतला देवी नेल्लोर में राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। इनसैट 3DS उपग्रह द हिंदू स्रोत हैं, डिटेल में समझते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इनसैट 3DS उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। इनसैट 3DS डिटेल में समझते हैं। देखिए इनसैट 3DS इसरो द्वारा निर्मित एक विशेष मौसम विज्ञान उपग्रह है। इसका प्राथमिक उद्देश्य मौजूदा कक्षा में मौजूद इनसैट 3D और 3DR उपग्रहों को सेवाओं की निरंतरता प्रदान करना है और इनसैट प्रणाली की क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है। ठीक है, उपग्रह को अगले महीने GSLV 14 से लॉन्च किए जाने की संभावना है। उपग्रह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ एक उपयोगकर्ता वित्त पोषित परियोजना है, जिसे 2275 किलोग्राम के लिफ्ट ऑफ द्रव्यमान के साथ इसरो के अच्छी तरह से सीधे 1 से 2 के बस प्लेटफॉर्म के आसपास कॉन्फ़िगर किया गया है। ठीक है, उपग्रह उपयोग क्या है, डिटेल में समझते हैं। देखिए उपग्रह को मौसम की भविष्यवाणी और आपदा चेतावनी के लिए उन्नत मौसम संबंधित अवलोकन और भूमि और महासागर सतहों की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। विशेषताएं की बात करें तो इसमें अत्याधुनिक पेलोड जैसे 6 चैनल इमेजर और 19 चैनल साउंडर, मौसम विज्ञान पेलोड, संचार पेलोड, द डेटा रिले ट्रांसपोंडर आदि स्वचालित मौसम स्टेशनों से मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और समुद्री संबंधी डेटा प्राप्त करता है और मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाता है। ठीक है, GSLV F14 डिटेल में समझते हैं। तरल पर्णोदक का उपयोग करने वाला एक अधिक उन्नत रॉकेट है। 3 चरणों में क्रायोजेनिक तरल पर्णोदक का उपयोग करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना PIB स्रोत है, डिटेल में समझते हैं। देखिए हाल ही में PM मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू करने की घोषणा की, जो एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य भारत में 1 करोड़ परिवार को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली प्रदान करना है। ठीक है, यह महत्वाकांक्षी योजना स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की बढ़ती मांग को संबोधित करते हुए देश में छत पर सौर प्रतिष्ठानों को बढ़ावा देने के पिछले प्रयासों पर आधारित है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना डिटेल में समझते हैं। इसमें आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना शामिल होगा। यह योजना न केवल गरीबों और मध्यम वर्ग के बिजली बिल को कम करने में मदद करेगी, बल्कि भारत के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को भी आगे बढ़ाएगी। ठीक है, यह योजना 40 गीगावाट छत सौर क्षमता के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने का एक नया प्रयास है। भारत की वर्तमान सौर ऊर्जा क्षमता डिटेल में समझते हैं। कुल सौर क्षमता दिसंबर 2023 तक भारत की कुल सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 73.31 गीगावाट है। ठीक है, छत सौर क्षमता की बात करें तो 11.08 गीगावाट है। अग्रणी राज्य में राजस्थान है 18.7 गीगावाट में कुल सौर क्षमता में अग्रणी है, जबकि गुजरात 2.8 गीगावाट के साथ छत सौर क्षमता में शीर्ष पर है। ठीक है, शीर्ष पर नहीं, सबसे निचले स्थान यहाँ पर होगा। गुजरात सबसे कम है, अग्रणी में होगा राजस्थान। रूफटॉप सोलर संबंधित अन्य परियोजनाएं, देखिए सरकार ने वर्ष 2014 में रूफटॉप सोलर प्रोग्राम लॉन्च किया। इसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक 40 गीगावाट की संचयी क्षमता स्थापित करना था। यह वितरण कंपनियों को केंद्रीय वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करता है। नेक्स्ट है खनिज नीलामी संशोधन नियम 2024, स्रोत है द हिंदू। ठीक है, भारत सरकार ने खनिज नीलामी संशोधन नियम 2024 को अधिसूचित किया है। संशोधनों का उद्देश्य खुलेपन में सुधार करना, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और संसाधन नीलामी को राज्य के राजस्व में वृद्धि करना है। यह खनिज नियम 2015 का स्थान लेगा। ठीक है, प्रमुख बिंदु डिटेल में समझते हैं। देखिए अग्रिम शुल्क की सीमा तय करना, संशोधनों में खनिज ब्लॉक के लिए सफल बोलीदाता द्वारा किए गए एक मुफ्त अग्रिम भुगतान पर 500 करोड़ रुपए की ऊपरी सीमा लगाई गई है।
पहले कोई सीमा नहीं थी जिससे आक्रामक अग्रिम प्रतिबद्धताएं होती थी। संबद्ध बोली को प्रतिबंधित करना, देखिए प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार को कम करने के लिए नए नियम व्यवसायिक सहयोगियों को उसी खनिज ब्लॉक पर बोली लगाने से रोकता है। ठीक है, अन्वेषण लाइसेंसिंग की सुविधा प्रदान करना, डिटेल में समझते हैं। देखिए संशोधित कानून राज्य सरकार को नीलामी के माध्यम से सीधे अन्वेषण लाइसेंस देने की अनुमति देते हैं। खनन पट्टे पर हस्ताक्षर करने से पहले लाइसेंस धारक के पास खनिज भंडार की खोज का विकल्प होता है। राजस्व हिस्सेदारी के लिए राज्य को सशक्त बनाना, डिटेल में समझते हैं। देखिए राज्य सरकारें अब नीलामी प्रीमियम का अधिकतम % हिस्सा निर्धारित करेगी जो खोजकर्ता लाइसेंस के तहत वाणिज्यिक खनन चोरी करने पर उन्हें मिलेगा। निवेश रुचि को आकर्षित करना, देखिए नीलामी नियम में संशोधन का उद्देश्य अग्रिम भुगतान बाधाओं को कम करके और अन्वेषण नीति अस्पष्टता में सुधार करके निजी भागीदारी को बढ़ावा देना है। ठीक है, जो कि पहले नहीं था, बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। पारदर्शिता को बढ़ावा देना, डिटेल में समझते हैं। संबंध बोलियों का सार्वजनिक प्रकटीकरण पारदर्शिता के उद्देश्य को मजबूत करना है। ठीक है, ईएल सुरक्षा का मानकीकरण, देखिए परिवर्तनों के लिए 500 से लेकर 1000 वर्ग किलोमीटर के अन्वेषण परमिट के लिए 2 करोड़ रुपए के लगातार प्रदर्शन सुरक्षा भुगतान की आवश्यकता होती है। कार्यान्वयन कुंजी, अब उनके जमीनी क्रियान्वयन पर नजर रखी जाएगी, जिस विशेष रूप से अन्वेषण अनुमति के विकेंद्रीकरण और राज्य आय हिस्सेदारी निर्णयों पर। ठीक है, भारतीय शेयर बाजार चौथा सबसे बड़ा बाजार भारतीय शेयर बाजार बना चौथा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। स्रोत है द इंडियन एक्सप्रेस, डिटेल में समझते हैं। देखिए हाल ही में भारतीय शेयर बाजार ने वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, ये रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग का। प्रमुख बिंदु क्या है, डिटेल में समझते हैं। देखिए 22 जनवरी को भारत का बाजार पूंजीकरण हांगकांग के $4.29 ट्रिलियन के मुकाबले $4.33 ट्रिलियन था। भारत का शेयर बाजार अब संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा है। सबसे पहले स्थान पर ध्यान रखिएगा, शेयर बाजार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे पर, चाइना तीसरे पर, जापान है और भारत चौथे नंबर पे है। कारक की बात करें तो हांगकांग के बाजार में गिरावट आई है, इसलिए आया है ये चौथे स्थान पर। तकनीकी उन्नयन, देखिए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप जैसी तकनीकी प्रगति ने शेयर बाजार तक पहुंच आसान बना दी है। चीन के विकल्प के रूप में भारत, डिटेल में समझते हैं। देखिए आर्थिक मंदी और भू राजनीतिक अनिश्चितताएं चीन को निवेशकों के लिए कम आकर्षक बनाती हैं। भारत में स्थिर और आशाजनक माहौल ने हाल ही में सुधारों के साथ मिलकर भारत को एक अनुकूल विकल्प बना दिया है। स्टॉक मार्केट, यह एक बाजार है जहां सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों के स्टॉक, इक्विटी या शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। भारत में 2 प्राथमिक स्टॉक एक्सचेंज हैं। कौन कौन से हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE। देखिए BSE के बारे में देखते हैं। ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। प्रश्न पूछा गया है बहुत बार कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, तो ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसका बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स जो शीर्ष 30 कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका बेंचमार्क सूचकांक निफ्टी 50 है जो शीर्ष 50 कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। ठीक है, नेक्स्ट है वैभव फेलोशिप योजना, सोर्स है PIBO, डिटेल में समझते हैं। देखिए हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय मूल के 22 वैज्ञानिकों को वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप की घोषणा की है। प्रमुख बिंदु क्या है, डिटेल में समझते हैं। हाल ही में DST ने वैभव योजना के तहत 22 वैज्ञानिकों के पहले बेंच की घोषणा की है। वे भारतीय विज्ञान संस्थान, IIT, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आदि सहित भारतीय संस्थानों में हर साल 1 या 2 महीने, अधिकतम 3 साल तक बिताएंगे। ठीक है, वैभव फेलोशिप योजना क्या है? जून 2023 में शुरू की गई वैभव फेलोशिप भारतीय संस्थानों के साथ अल्पकालिक सहयोग के लिए विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है। पात्रता की बात करें तो फेलोशिप भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों को प्रोत्साहन की जाएगी जो अपने संबंधित देशों में अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए हैं। ठीक है, अनुदान की बात करें तो वैभव फेलोशिप योजना में फेलोशिप अनुदान 4 लाख प्रति माह दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू यात्रा भी फ्री रहेगी। आवास और आकस्मिकताएं शामिल रहेंगी इसमें। ठीक है, विशेषताएं की बात करें तो इसके तहत 75 वैभव फेलोशिप भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिक,
की विधियों को प्रदान की जाएगी। चयनित अधिवक्ताओं को क्वांटम प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, ऊर्जा, कंप्यूटर विज्ञान और सामग्री विज्ञान सहित 18 पहचाने गए ज्ञान क्षेत्र में काम करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ठीक है, इन सहयोगों का उद्देश्य दुनिया भर के भारतीय वैज्ञानिकों की विशेषताओं का उपयोग करके अनुसंधान, उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देना है, ये उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं दुनिया का प्रथम मलेरिया वैक्सीन। द इंडियन एक्सप्रेस स्रोत हैं, डिटेल में समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में अफ्रीकी देश कैमरून ने वैश्विक वैक्सीन गठबंधन गावी के सहयोग से बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला टीकाकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। प्रमुख बिंदु हैं, डिटेल में समझते हैं। कैमरून 6 माह की उम्र तक के सभी शिशुओं को मॉस्किरिक्स आरटीएस टीका निःशुल्क प्रदान करेगा। मॉस्किरिक्स ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया तथा इसे अक्टूबर 2023 में WHO के द्वारा अनुमोदित किया गया। मध्य अफ्रीकी राष्ट्र अगले वर्ष तक 2,50,000 बच्चों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। महत्व की बात करें तो अफ्रीका में प्रत्येक वर्ष परजीवी बीमारी के लगभग 250 मिलियन मामले दर्ज होते हैं, जिनमें 6 लाख मौतें शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश छोटे बच्चे होते हैं। नीतीश डिवाइस क्या है? हिंदुस्तान टाइम्स स्रोत है, डिटेल में समझते हैं। देखिए, बिहार स्पेशल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है। इसके माध्यम से खेत में कार्य करने वाले मजदूर एवं बाहर निकलने वाले व्यक्ति इन डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे, जो 30 मिनट पहले ही उन्हें आपदा की सूचना मिल जाएगी। ठीक है, मुख्य विशेषताएं हैं। नीतीश का फुल फॉर्म है नोवेल इनिटेटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशनल फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमनाइज। ठीक है, ह्यूमन लाइव्स। नीतीश डिवाइस को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के सहयोग से निर्मित किया गया है। किसके द्वारा? तो ये पटना के सहयोग से। यह एक अलर्टिंग डिवाइस है। इसके माध्यम से 30 मिनट पहले ही आपदा की सूचना मिलने लगेंगी, जिससे व्यक्ति सतर्क हो जाएंगे। यह वज्रपात, बाढ़, अत्यधिक गर्मी, लू, शीतलहर जैसी आपदाओं में भी चेतावनी देगा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पेंडेंट की शक्ल के इस डिवाइस का नाम नीतीश रखा है। ठीक है, हिंदी रूपांतरण नित्य, तीव्र एवं शक्तिशाली जीवन सुरक्षा कवच है। यह शरीर की ऊर्जा से ही चार्ज होगा। लाभ की बात करें तो संसाधनों का पूर्वानुमान लगाकर आपदा कार्यों का बेहतर ढंग से निष्पादन हो सकेगा। निर्णय समर्थन प्रणाली की शुरुआत होने से आपदा कार्यों में अंतर विभागीय समन्वय और बेहतर होगा। बिहार में प्रतिवर्ष आपदाओं से होने वाले भारत जानमाल के नुकसान को कम किया जा सकेगा। ठीक है, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य द हिंदू स्रोत है, डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारत ने यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची 2024-25 के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया। 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच विकसित भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य मराठा शासकों द्वारा कल्पना की गई एक असाधारण किलेबंदी और सैन्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, इस नामांकन के 12 घटक भाग हैं। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र में सालहेर किला, लोहगढ़, रायगढ़, प्रतापगढ़, पन्हाला किला, सिंधुदुर्ग, तमिलनाडु में जिंजी किला, शिवनेरी किला, खंडेरी किला, राजगढ़, सुवर्णकुंड, स्वर्ण दुर्ग और विजय दुर्ग है। ठीक है, मराठा सैन्य परिदृश्य। देखिए, विविध भौगोलिक क्षेत्रों में विपरीत ये घटक मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं। किलों का यह असाधारण नेटवर्क पदानुक्रम, पैमाने और टाइपोलॉजिकल विशेषताओं में भिन्नता भारतीय प्रायद्वीपों में सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं, कोंकण तट, दक्कन का पठार और पूर्वी घाटों के बीच विशिष्ट परिदृश्य, इलाके और भौगोलिक विशेषताओं को एकीकृत करने का परिणाम है। ठीक है, वर्तमान में भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त स्थल, वर्तमान समय में भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। इसमें से 34 सांस्कृतिक स्थल तथा 7 प्राकृतिक स्थल और 1 मिश्रित स्थलों के रूप में नामांकित किया गया है। हाल ही में यूनेस्को ने भारत के 41वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शांति निकेतन तथा 42वें यूनेस्को स्थल के रूप में कर्नाटक के पवित्र होयसल मंदिर को शामिल किया गया है। ठीक है,
नेक्स्ट है वन स्टॉप सेंटर योजना, द इंडियन एक्सप्रेस रोड है। डिटेल में समझते हैं। देखिए, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने देश भर के 700 से अधिक जिलों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की घोषणा की है। वन स्टॉप सेंटर योजना डिटेल में समझते हैं। यह केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत तैयार की गई एक प्रायोजित योजना है। हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे निजी और सार्वजनिक दोनों स्थानों पर एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करना। वन स्टॉप सेंटर योजना 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों सहित उन सभी महिलाओं की सहायता करने के लिए प्रतिबंध है जो हिंसा से पीड़ित हैं। यह केंद्र चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता सहित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित करते हैं। ठीक है। यह सामूहिक दृष्टिकोण महिलाओं को निशाने बनाने सभी प्रकार की हिंसा के खिलाफ दृढ़ है। वित्तीय सहायता की बात करें तो इस योजना को निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषण प्राप्त होता है, जिनमें से केंद्र सरकार 100% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वन स्टॉप सेंटर द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हैं आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएं, मेडिकल सहायता, मनोसामाजिक सहायता और परामर्श, कानूनी सहायता एवं परामर्श। ठीक है। श्रेष्ठ योजना क्या है डिटेल में समझते हैं। देखिए, इस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स रिवीजन करने वाले हैं। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी के हम लोग नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।